प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जो अगला टॉपिक है वो होगा हमारा द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 3.3 में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसके मुख्य बिंदु है उन पर हम विचार करते हैं। तो द्विघात समीकरण, इससे पहले हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद और अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है तो वो ये है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। तो इसका मानक रूप ax² + bx + c = 0, ये इसका मानक रूप होगा। इससे पहले हमने द्विघात बहुपद का मानक रूप जब लिखा था तो उसमें ये बराबर 0 नहीं था। जब बराबर 0 नहीं होगा, केवल ax² + bx + c होगा, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप कहलाएगा, अर्थात ये एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन जब इसमें बराबर 0 का हम प्रयोग कर देंगे, ax² + bx + c = 0, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण में यहाँ a का मतलब होगा हमारा x² का गुणांक, b का मतलब होगा x का गुणांक और c का मतलब होगा हमारा अचर पद। तो पहली बात आप ये ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि इसकी पहचान क्या है, द्विघात समीकरण की पहचान क्या है। आप कैसे पहचानोगे कि ये द्विघात समीकरण है? तो इसके लिए जिस समीकरण की सबसे अधिकतम घात 2 होती है, अर्थात स्क्वायर होती है, वह द्विघात समीकरण होता है। सबसे बड़ी घात अगर 2 है उसमें, तो आप समझ लीजिएगा कि वह हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है। इसके बाद आगे हमारा आता है विविक्त कर, यानी द्विघात समीकरण का विविक्त कर होता है, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। द्विघात समीकरण का विविक्त कर d, ये होता क्या है? ये होता है d = b² - 4ac। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, विविक्त कर बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका सूत्र आप याद रखें, d = b² - 4ac। यहाँ पर a, b और c का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे आप जान चुके हो। तो ये हमारा हो जाएगा d b² - 4ac द्विघात समीकरण का विविक्त कर। अब आगे आता है हमारा द्विघात समीकरण के शून्यकों को मूल कहते हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान देनी है, मूल। यहाँ पे मूल शब्द का इस्तेमाल आपको करना है शून्यकों की जगह। इससे पहले द्विघात बहुपद में हमने शून्यक ज्ञात किए थे, यहाँ हम इन शून्यकों को मूल कहेंगे और वो कहलाएंगे हमारे द्विघात समीकरण के मूल। चूँकि द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 होती है, तो इसके मूलों की संख्या भी 2 होगी, अर्थात द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। ठीक है। अब ये मूलों की प्रकृति होती है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होती है। प्रकृति यानी ये किस तरह के होते हैं, ये कैसे कैसे हो सकते हैं मूल, दोनों मूल किस प्रकार के हो सकते हैं। तो दोनों मूलों की प्रकृति डिपेंड करेगी हमारे इस पर, विविक्त कर d पर। विविक्त कर d पर डिपेंड करेगी हमारे मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विविक्त कर यानी d के मान पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम उस द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करेंगे और विविक्त कर ज्ञात करने के बाद ही हम तय करेंगे कि उसके मूल किस प्रकार के हैं। तो ये प्रकृति जब हम ज्ञात करेंगे तो d का मान हम ज्ञात करेंगे। अब d के मान किस प्रकार से आ सकते हैं? जब हम d ज्ञात करेंगे तो या तो हमारा d का मान 0 आ सकता है, या हमारा d का मान धनात्मक कोई संख्या आ सकती है, या हमारा d का मान ऋणात्मक कोई संख्या आ सकती है। 3 प्रकार से हमको d प्राप्त हो सकते हैं। तो इसकी प्रकृति भी 3 प्रकार से हम तय करेंगे। मान लीजिए आपने किसी द्विघात समीकरण का d ज्ञात किया और d आपका आ रहा है 0, तो दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे।
तो आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा कि इस द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर है, जो डी है, वो 0 आ रहा है। तो आप तुरंत निर्णय ले लोगे कि इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। और यदि मान लीजिए आपने उस द्विघात समीकरण का डी ज्ञात किया और डी का मान बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से, अब आप देखो 0 से बड़ी सारी संख्याएं जो होती है वो धनात्मक होती है। तो अगर आपका डी का मान धनात्मक आ जाए तो उस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान होंगे दोनों मूल, अगर डी 0 से बड़ा आ जाए यानी धनात्मक आ जाए। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। पहले मूल तो क्या हुए, समान, दूसरे मूल क्या हुए, असमान। अब तीसरी स्थिति हमारी बनती है डी पर। अगर मान लीजिए आपका डी छोटा है 0 से, यानी 0 बड़ा हो गया अब डी से, तो 0 से छोटी संख्याएं जो है वो सारी ऋणात्मक है। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि डी आपका ऋणात्मक आ जाता है, 0 से छोटे मान प्राप्त होते हैं माइनस में, तो उस समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, उन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको d बराबर 0, d बड़ा है 0 से और d छोटा है 0 से, ये तीन चीज़ें आपको स्पष्ट करनी है। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले उनकी आप प्रकृति ज्ञात करके मूलों का पता लगा सकते हो। फिर आगे आता है हमारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है हमारी पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि है हमारी श्रीधराचार्य विधि, जिसे मानक सूत्र और द्विघाती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुख्य बिंदु आप सारे अपनी नोटबुक में लिखें और इन्हें अच्छी तरीके से याद करें, ताकि हम अगली प्रश्नावलियों को अच्छी प्रकार से कर सकें।